वेलकम स्टूडेंट्स। दर्शाइए कि ऊष्मागतिक ताप पैमाना कार्यकारी द्रव्य के गुणों पर निर्भर नहीं करता है। इस पैमाने पर दो तापों का अनुपात उन तापों के बीच कार्यरत कार्नो इंजन की ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि गतिकी का शून्यांकी नियम यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। यहाँ पर ये सिद्ध करना है हमें कि जो टेम्परेचर है वो वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है। सभी ताप पैमाने तापमापी में प्रयुक्त द्रव्य के गुणों पर निर्भर करते हैं, परंतु इसमें यह है कि उनका जो अनुपातिक है ताप, वो ताप उस पर निर्भर नहीं करता है। पारा जो है वो रेखीय प्रसार, गैसीय प्रसार या कोई न कोई युक्ति जो है प्राचल है वो उत्तरदायी होता है ताप के मापन के लिए। प्रतिरोध तापमापी में पदार्थ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ये निकाय की यथार्थ ताप के मापन के लिए ऐसे ताप पैमाने का उपयोग होना चाहिए जो पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता हो। जैसे प्रतिरोध तापमापी है, इसमें कहीं न कहीं पदार्थ के गुणों का समावेश हो ही जाता है। जो एक आदर्श ताप पैमाना है वो क्या होता है, केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने कार्नो इंजन पर आधारित एक तापीय पैमाना थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर की व्याख्या की थी। उत्क्रमणीय कार्नो इंजन क्या होता है ये हम आगे और समझेंगे। उसमें ये है कि जो उसकी दक्षता अधिकतम होती है और संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तो माना कि हमने जो ऊर्जा ग्रहण कर रहा है निकाय, θ1 ताप है, ऊष्मा Q1 ग्रहण की, और ये कार्य हुआ। फिर उसके बाद Q2 ऊष्मा जो है वो सिंक में चली गई और इस प्रकार से Q2 ऊष्मा जो है सिंक से फिर कार्य किया और फिर Q3 ये साइकिल पूरी हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊष्मा ग्रहण हुई θ1 ताप पर, जिसके संगत ऊर्जा है Q1, ऊर्जा निष्कासित हुई θ2 ताप पर, जिसके संगत ऊर्जा है Q2। तो कार्नो इंजन की दक्षता हो गई 1 - Q2/Q1। अब जो है कार्नो इंजन की दक्षता ईटा वो दोनों तापों यानी कि सोर्स और सिंक, ये सोर्स का ताप हो गया, ये सिंक का ताप हो गया, उन पर निर्भर करती है। ईटा = ईटा θ1 θ2 फलन मान लेते हैं। यहाँ पर Q2/Q1
इक्वल टू 1 माइनस ईटा। ईटा हो गई दक्षता, ग्रीक लेटर ईटा। तो Q1 बाई Q2 हो गया 1 ओवर 1 माइनस ईटा, विच इज अ फंक्शन ऑफ θ1 θ2। इसे हम मान लेते हैं एक अन्य फलन, चाहे तो आप पुस्तक में लिखे प्रकार से f भी बता सकते हैं, मैंने यहाँ सुविधा के लिए कैपिटल N ले लिया। इट इज अ फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2। माना यह इंजन अन्य तापों θ2 व θ3 के बीच कार्य करता है, तो ऊष्मा ग्रहण करता है θ2 ताप पर मात्रा Q2 और निष्कासित करता है θ3 ताप पर ऊष्मा Q3। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं Q2 बाई Q3 इक्वल टू N θ2 θ3। दैट मीन्स अ फंक्शन ऑफ θ2 एंड θ3। इसी प्रकार से कोई कार्नो इंजन की कल्पना करें, उत्क्रमणीय इंजन, जो कि ऊष्मा ग्रहण करता है θ1 ताप पर, संगत ऊष्मा Q1 है, और जो निष्कासित करता है वो है θ3 ताप पर Q3। तो Q1 बाई Q3 इज अ फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ3। ये ताप हो गए परम ताप। तो हम देखते हैं समीकरण 3, 4, 5 से Q1 बाई Q3 को हम लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 इंटू Q2 बाई Q3, अर्थात फलन लिखें इनके संगत n θ1 θ3, ये गुणनफल हो जाएगा n θ1 θ2 इंटू n θ2 θ3। ये केवल θ1 और θ3 पर निर्भर है। ये संयुक्त फलन जो है वो θ1 और θ3 पर निर्भर होना चाहिए। इसका सीधा अर्थ ये हो गया कि θ2 पर निर्भरता समाप्त हो गई, क्योंकि RHS में जो फलन है वो तुल्य है LHS पर जो फलन है उसके तुल्य। अब यहाँ पर समीकरण 6 जो है वो सही होगा जबकि ये फलन होंगे कोई अलग, कोई फलन है माना हमने फाई, तो θ1 और θ3 इक्वल टू फाई θ1 θ2 का अनुपात और फाई θ2 θ3, जिससे कि ये यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो समीकरण 3 से हम देखते हैं कि इसको हम मान सकते हैं कि फाई θ1 फाई θ2, मतलब ये हो गया रैखिक हो गया। इसका सीधा अर्थ ये हो गया कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, अर्थात Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो इसी एनालॉजी से, इसी संगतता से फाई θ1 इज ग्रेटर देन फाई θ2। इसका अर्थ ये हो गया कि जो फलन फाई है वो ताप थीटा का रेखीय फलन है। यह ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए फाई फलन को ताप के मापन के उपयोग में लाया जा सकता है। आगे बढ़े तो दर्शाइए कि ईटा इक्वल टू 1 माइनस τ2 बाई τ1, जहाँ τ एक रेखीय तापीय फलन है। पुनः फाई फलन को जो रेखीय था हम मान लेते हैं, जो ताप, क्योंकि ताप पर निर्भर कर रहा है, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसे हमने माना τ के बराबर। ऐसे ही
फाइव थीटा वन इज इक्वल टू टॉ वन, फाइव थीटा टू इज इक्वल टू टॉ। यहाँ पर जो अनुपातिक गुणांक है उसको हमने एक मान लिया, तो Q1 बाई Q2 हो गया फाइव थीटा वन बाई फाइव थीटा टू। अब यहाँ से मान रखें टॉ वन बाय टॉ टू, ये ग्रीक लेटर हो गया टॉ। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्यकारी द्रव्य के गुणों पर निर्भर नहीं है, केवल ये ताप पर निर्भर है। उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता हो जाती है थीटा इक्वल टू वन माइनस टॉ टू बाय टॉ वन। ऊष्मागतिक ताप पैमाने की सहायता से परम शून्य ताप को समझाइए। ऊष्मागतिक ताप पैमाने के सिद्धांत से उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता थीटा इक्वल टू वन माइनस क्यू टू बाय क्यू वन, और यहाँ से सब्स्टिट्यूशन दें वन माइनस टॉ टू बाय टॉ वन। जब टॉ टू जीरो हो तो क्यू टू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि जो एफिशिएंसी हो गई, दक्षता हो गई, वो एक हो गई, एक यानी 100%। परम शून्य ताप उत्क्रमणीय इंजन के सिंक का वह ताप है जिस पर सिंक में इंजन द्वारा निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है। उत्क्रमणीय इंजन का के सिंक सोर्स और सिंक का ताप बदलता नहीं है, और जो ऊर्जा है वो 100% काम में आ जाती है। स्रोत से ग्रहण ऊष्मा Q1 पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर हमने ये प्राचल टॉ जो लिया है वो रेखीय तापीय फलन है, तो फाई को हमने टॉ मान लिया था। दर्शाइए कि ऊष्मागतिक ताप पैमाना एवं गैस पैमाना तुल्य है। अब इसमें तीन चीजें हैं कि क्वथनांक व हेमांक बिंदु के ताप समान, 1 डिग्री तापांतर समान और परम शून्य ताप समान हो तो तापीय पैमाने तुल्य होते हैं। आदर्श गैस तापमापी द्वारा मापे गए तापों T1 व T2 के बीच कार्य करने वाले कार्नो इंजन की दक्षता थीटा इज इक्वल टू वन माइनस T2 बाई T1, जहाँ T1 स्रोत का ताप है और T2 का ताप है। समान कार्य कार्नो इंजन के लिए ऊष्मागतिक ताप पैमाने द्वारा मापे गए तापों टॉ वन और टॉ टू की दक्षता ये हो गई। समीकरण 1 और 2 से आदर्श गैस हीरा और आदर्श गैस हीरा और ऊष्मागतिक ताप पैमाना हीरा, तो दोनों की जो एफिशिएंसी हो वो बराबर होनी चाहिए। इसलिए T2 बाई T1 इज इक्वल टू टॉ टू बाई टॉ वन। इन दोनों ताप पैमानों पर तापों की निष्पत्ति रेशियो समान होती है। तो जब T2 जीरो हो टॉ टू भी जीरो हो जाएगा। दोनों ताप पैमानों में परम शून्य आदर्श इंजन के सिंक के उस ताप को व्यक्त करता है जिस पर दोनों ताप पैमानों की जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, वो 100% हो। तो ये हो गई परम शून्य की परिभाषा।
हम जानते हैं कि जल के क्वथनांक और हिमांक बिंदु में 100 का फासला होता है। मान लेते हैं T स्टीम के लिए, वाष्प के लिए, और I जो है आइस यानी कि हिमांक के लिए काम में आता है। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों T और टॉ आदर्श गैस और ऊष्मागतिक दोनों के लिए ये समान है, रेखीय है, इसलिए दोनों का अंतर भी समान होना चाहिए। इसलिए दोनों के 1 डिग्री ताप भी समान होने चाहिए। तीसरी चीज हमें सिद्ध करनी है कि टॉ एस इज इक्वल टी एस इज इक्वल टू टॉ एस एंड टी आई इज इक्वल टू टॉ, यानी कि जो आदर्श गैस पैमाना है उसमें और ऊष्मागतिक ताप पैमाने में बाष्पन और हिमांक दोनों के बिंदु यानी वेपोराइजेशन और आइसिंग दोनों का समान होना चाहिए ताप। क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी दक्षता समान है, इसलिए इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसमें इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि दोनों का अंतर 100 बताया है ऊपर, इसलिए टी एस इक्वल टू टॉ एस। समीकरण, क्योंकि टी आई बाई टी एस इक्वल टू टॉ आई बाय टॉ एस है और टी एस बाय टॉ एस दोनों बराबर हैं, इसलिए टी आई और टॉ आई दोनों भी बराबर होने चाहिए। कोई कार्नो इंजन क्वथनांक टी एस टॉ एस पर ऊष्मा क्यू एस ग्रहण करता है तथा हिमांक टी आई टॉ आई पर ऊष्मा क्यू आई निष्कासित करता है। ऊष्मा क्यू के संगत ताप टॉ याद कीजिए ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर दिया है। उत्क्रमणीय कार्नो इंजन क्वथनांक टॉ एस पर ऊष्मा क्यू एस ग्रहण करता है और हिमांक टॉ आई पर क्यू आई निष्कासित करता है। ऊष्मागतिकी गतिक ताप पैमाने के सिद्धांत से टॉ एस बाय टॉ आई इक्वल टू क्यू एस बाय क्यू आई, दोनों को 1 में से माइनस करें तो ये सूत्र प्राप्त होता है। टॉ आई इक्वल टू टॉ एस माइनस टॉ आई इंटू क्यू आई बाय क्यू एस माइनस क्यू आई। अब क्योंकि क्वथनांक और द्रवणांक में अंतर 100 होता है, इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो हमें प्राप्त हुआ टॉ आई इक्वल टू 100 क्यू आई बाई क्यू एस माइनस क्यू आई। यदि यह कार्नो इंजन ताप टॉ पर ऊष्मा क्यू ग्रहण करता है और टॉ आई पर क्यू आई निष्कासित करता है तो इनका अनुपात टॉ बाय टॉ आई इक्वल टू क्यू बाय क्यू आई हो जाएगा। दोनों से हमने भाग दे दिया, तो टॉ आई हो गया क्यू आई बाई क्यू इंटू टॉ। समीकरण 2 और 3 से 2 ये रहा और 3 टॉ आई हो गया क्यू आई बाई क्यू इंटू टॉ, और टॉ का हम देखते हैं 3 और 4 से मान रखें यहाँ पर 100 इंटू क्यू आई बाई क्यू एस माइनस क्यू आई। तो हमारे पास आता है 100 क्यू बाई क्यू एस माइनस क्यू आई।
क्योंकि यहाँ से क्यू आई कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊष्मागतिक ताप पैमाने के एक अंश का आकार ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन द साइज ऑफ 1 डिग्री इन डायनेमिक टेम्परेचर स्केल। माना कोई उत्क्रमणीय कार्नो इंजन जल के क्वथनांक टॉ एस तथा हिमांक टॉ आई के बीच कार्य करता है। इसका पीवी सूचक आरेख एबीसीडी कार्नो चक्र द्वारा प्रदर्शित है, जहां पर कि ये आइसोथर्मल और ये एडियाबैटिक लाइन्स हैं। तो इसलिए कार्नो इंजन द्वारा किया गया नेट कार्य होगा जो बंद वक्र एबीसीडी द्वारा परिबद्ध है। अब हम इस कार्नो सूचक आरेख इंडिकेटर डायग्राम जो है इसको 100 बराबर भागों में इस प्रकार से बांट लेते हैं। तो एक भाग का क्षेत्रफल हो गया टॉ एस बाय टॉ आई बाय 100। अब क्योंकि टॉ एस हमने माना 100 स्टीम का और आइस का माना 0, तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो एक भाग का हो जाएगा 1 डिग्री। यही सिद्ध करना था। तो ये जानकारी आपको इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF रूप में शेयर की जा रही है। इसे पढ़ें और इस पर न्यूमेरिकल्स करें और आगे के लेक्चर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।